श्री अहमद पटेल। उपसभापति महोदय, राष्ट्रपति जी के राष्ट्रपति जी के ने जो अपना वक्तव्य दिया है, अभिभाषण जो दिया है, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, उसमें बोलने हेतु मैं आज सदन के सामने खड़ा हुआ हूँ, उपस्थित हुआ हूँ। और उसके लिए उपाध्यक्ष महोदय जो मुझे वक्त दिया, समय दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। सामान्य तौर पे जो अभिभाषण होता है राष्ट्रपति जी का, प्रेसिडेंट का, उसके दो मकसद होते हैं। एक मकसद ये होता है कि आपने एक साल में क्या किया, लेखा जोखा जिसे कहते हैं, हिसाब देना चाहिए कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, मेरी सरकार ने ये किया, मेरी सरकार ने ये किया, मेरी सरकार ने बहुत। और दूसरा मकसद ये होता है कि जो अगला आने वाला साल है उसमें आपका क्या प्लानिंग है, क्या योजना है। तो दो मकसद के साथ जो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता है वो मेरे ख्याल से यहाँ पे किया जाता है। लेकिन मुझे अफसोस ये है कि ये भाषण में, अभिभाषण में बहुत ही खूबसूरत और रंगीन टेक्निकल चित्र जिसे कहते हैं, गुलाबी चित्र पेंट करने की कोशिश की गई है। जैसे स्वर्ग नीचे ऊपर से नीचे आ गया है, जैसे 2 साल में ये सरकार ने सब कुछ कर दिया। लेकिन अभी प्रफुल्ल भाई बता रहे थे कि देश में हो क्या रहा है कि 2 साल में ये सब जिस तरह के दावा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आज अंधेरों में जो रोशनी दिखाई देती है, बस्ती अमन की जलती हुई दिखाई देती है। और सियासत इंसान को कैसे गंदे मोड़ पे ले आई, सियासत इंसान को कैसे गंदे मोड़ पे ले आई कि इंसानियत का दम तोड़ती दिखाई देती। इंसानियत जैसी चीज नहीं था। मैं अभी राजनाथ सिंह जी को सुन रहा था, वो 72 फिरके की बात कर रहे थे, मुस्लिम की बात कर रहे थे, क्रिश्चियन की बात कर रहे थे, पारसी की बात कर रहे थे। वो जो बात कर रहे थे वो पूर्व भारत की बात कर रहे थे, 2 साल से पहले की भारत की बात कर रहे थे। लेकिन 2 साल में क्या हुआ है? 2 साल में हालत ये हो गई, क्योंकि यार ये जो पहले जो कुछ भी हुआ उसका श्रेय अगर किसी को जाना चाहिए तो क्योंकि ये धरती जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की धरती है, गुरु नानक की धरती है, ये धरती महावीर की है, ये धरती गौतम बुद्ध की है, ये धरती सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, धरती पंडित जवाहरलाल नेहरू की है, ये धरती हमारे जो साधु संत है, जो हमारे औलिया फकीर है, उनकी धरती है। तो ये धरती हमारी 5000 साल पुरानी जो संस्कृति है उसकी वजह से आज एक देश टिका हुआ है। अगर भारत की पहचान है, जो राजनाथ सिंह जी बात कर रहे थे भारत की पहचान की, अगर भारत की कोई पहचान है तो मेरे ख्याल से इसका श्रेय ये सबको जाना चाहिए, नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने 2 साल में जो किया उसका श्रेय उसको जाना चाहिए। आज हालात क्या है? हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और इसीलिए मैं समझता हूं कि हमारा देश, हमारा भारत, ये सब जो हो रहा है उसके बावजूद भी चीख चीख के ये कह रहा है कि मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि मुझे पराये सोलों का डर नहीं, मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि मुझे पराये सोलों का डर नहीं, मुझे खौफ आती से गुल से है, कहीं वो चमन को जला दे। आगरा की बात हो रही थी और इस तरह से मैं कई उदाहरण देना चाहता हूं। हम लोग राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, नेशन बिल्डिंग की बात करते हैं, लेकिन राष्ट्र का निर्माण कोई ईंट पत्थर या सीमेंट से नहीं होने वाला। राष्ट्र का निर्माण अगर होगा तो इस देश में जो 2 लोग हैं उनके दिलों की एकता जहां तक नहीं होगी, जहां तक जोड़ने का काम नहीं करेंगे, वहां तक का राष्ट्र का निर्माण नहीं होने वाला। और हम जब राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं तो राष्ट्रीय एकता का मतलब ये नहीं है कि हिंदुस्तान का भौगोलिक नक्शा या ज्योग्राफिकल मैप, इसमें रहने वाले जो भी लोग हैं उनके दिलों की एकता जहां तक नहीं होगी, वहां तक मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय एकता या राष्ट्र निर्माण की बात हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में खास तौर पे मेरे ख्याल से लीपा पोठी करने की कोशिश की गई है। और खास तौर पे जो वास्तविकता है और वास्तविकता जो मैंने बयान किया, वास्तविकता का जो ध्यान है, लोगों का जो ध्यान है, कहीं और ले जाने की कोशिश या हटाने की कोशिश की गई है। और इसीलिए मैं कोट करना चाहूंगा नोम चॉम्स्की को, जो एक फिलोसोफर है यूएसए के। उन्होंने कहा कि देयर जॉब इज नॉट टू इन्फॉर्म बट टू मिस इन्फॉर्म, डाइवर्ट पब्लिक अटेंशन फ्रॉम इंपॉर्टेंट इश्यूज बाय टैक्टिक ऑफ फ्लड और कंटिन्यूस फ्लड ऑफ द डिस्ट्रैक्शन एंड इनसिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन। उनका काम सूचना देना नहीं है, बल्कि गलत सूचना लोगों का ध्यान महत्वपूर्ण मसलों से हटाने के लिए भटकाने वाली और बेमतलबी सूचनाओं को पैदा कर देता है। और आज यही हो रहा है। आज आरोप क्या हो रहा है आप सब अच्छी तरह से जानते हैं।
प्रतिपक्ष पे आज आरोप ये हो रहा है, हाउस चलने नहीं दे रहे। अगर कोई दूसरी अगर आवाज उठा ली किसी ने तो उसको या तो कहीं पे एंटी नेशनल का लेबल लगाया जाता है, या अगर किसी युवा ने यूनिवर्सिटी में कहीं नारा लगा दिया सेडिशन का केस लगाया जाता है। अरे मैं कहना चाहता हूं कि इस देश का युवा गुमराह हो सकता है, लेकिन कभी भी देशद्रोही नहीं हो सकता, बिल्कुल ठीक, देश विरोधी नहीं हो सकता, बिल्कुल ठीक, राष्ट्र का विरोध नहीं हो सकता। अगर उसने कुछ किया तो जरा थोड़े से बैठिए, उनके साथ बात करिए। अगर येचुरी जी और राहुल जी अगर वहां पहुंच गए और पहुंचने के बाद आनंद शर्मा जी अगर कुछ बात की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो राष्ट्र विरोधी हो गए, देशद्रोही हो गए, या कोई राजनीति करने वहां पे पहुंचे हुए थे। अरे मैं याद दिलाना चाहता हूं दिल्ली देन चीफ मिनिस्टर, जब महाराष्ट्र में, जब मुंबई में अटैक हुआ था 26/11 26/11 का, और तब स्पेशल जहाज लेकर मुंबई में पहुंच गए थे। प्रफुल्ल भाई आपको मालूम होगा, वहां जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, होटल के बाहर जहां गोली चल रही, तो वो राजनीति थी या कुछ और था या देशभक्ति थी। कहीं पे आरोप जब हम लगाते हैं किसी पे, तो उससे पहले मैं समझता हूं कि कई बार सोचना चाहिए। और आप ये कह रहे थे देश में क्या हो रहा है, आपने बहुत सारी बातें की, मैं आंकड़ों में जाना नहीं चाहता। काफी कुछ मुद्दे यहाँ पे उठाए गए, एलओपी ने कहे, बाकी लोगों ने कहे, हमारे बाकी लीडर्स ने कहे, मैं आंकड़ों में जाना नहीं चाहता, मैं उसको रिपीट भी नहीं करना चाहता। लेकिन आज देश में आतंकवाद है, उग्रवाद है, फिरका परस्ती है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, किसानों की हालत बद से बदतर है, किसान आज आत्महत्या कर रहे हैं, आत्महत्या पे तुले हुए हैं, और राष्ट्रवाद के नाम पर सेडिशन के चाल लगाए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं ये जो हो रहा है इस पे हमें सोचना होगा, इस पे गंभीरता से सोचना होगा, और मेरे ख्याल से बात करनी होगी। और मैं जो बात कर रहा था, क्या देश अगर टिका हुआ है, देश की पहचान है, तो जैसे मैंने कहा कि ऐसे जो औलिया फरिश्ता, जो भी साधु संत, बाकी जो लोग हैं, हमारी जो 5000 साल पुरानी संस्कृति है, उसकी वजह से। अगर ये नहीं होते, संस्कृति या उनका संदेश नहीं होता, मैसेज नहीं होता, तो मेरे ख्याल से देश कभी से तबाह हो गया होता। छत पे लगे दिए कब से बुझ गए होते, छतों पे लगे दिए कब से बुझ गए होते। कोई तो है जो हवा का पर कतरता है, कोई तो है जो हवा का रुख बदलता है। आज देश अगर जिंदा है, एक है, अखंडित है, तो न तो आपकी वजह से है, न तो हमारी वजह से है। जिन लोगों ने बलिदान दिए, जिन्होंने कुर्बानी दी, आजादी की लड़ाई से पहले, आजादी की लड़ाई के बाद, आजादी की लड़ाई के बाद भी कांग्रेस के नेताओं ने प्राणों की आहुति दी, और उससे पहले भी वीर भगत सिंह जैसे लोग फांसी के फंदे पे चले गए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये कुर्बानियां कोई ऐसे ही नहीं हुई थी। और मैं खास तौर पे आपको ये कहना चाहूंगा कि पिछले 22 महीनों में जो भी घटनाएं हुई हैं, उस घटनाक्रम की हमें एक नजर डालने की जरूरत है। मैं सिर्फ 4 उदाहरण देना चाहूंगा कि जब लेखकों और शिक्षाविदों ने असहिष्णुता को लेकर विरोध दर्ज किया, तो आपने इस बात की जरूरत भी नहीं समझी कि किस बात को लेकर इतना विरोध दर्ज कर रहे थे। बजाय इसके कि उनके साथ बातचीत की जाए, आपने उनको बदनाम करने का रास्ता चुना। दादरी में आपके लिए मुद्दा यह था कि अखलाक ने बीफ खाया था या कोई और मीट, भीड़ का वो पागलपन आपके लिए कोई मसला नहीं था, जिसने किसी इंसान को इसलिए मार दिया क्योंकि वह किसी और धर्म से ताल्लुक रखता था, मजहब से ताल्लुक रखता था। हैदराबाद विश्वविद्यालय में आपके लिए मुद्दा यह था कि रोहित देश विरोधी था और वह दलित नहीं था। यह बात आपके लिए कोई मुद्दा नहीं थी कि राजनीति के दैनिक कामकाज में हस्तक्षेप कौन कर रहा था, आप अच्छी तरह से जानते, इंटरफेरेंस कौन कर रहा था, आप अच्छी तरह से जानते। जेएनयू में मुद्दा यह नहीं था कि कुछ गुमराह नौजवान दुर्गा और महिषासुर के नाम पर राष्ट्र विरोधी नारे लगा रहे थे, बल्कि आपने अनुचित ढंग से राज्य की ताकत का प्रयोग किया, वह भी एक ऐसे मसले को लेकर जिसका समाधान यूनिवर्सिटी के परिसर के भीतर ही हो सकता था, उनके प्रेमाइसिस में भी हो सकता था। आपने चुनाव में बड़े बड़े स्लोगन दिए थे, 2000 के चुनाव में बात कर रहे थे, बहुत आकर्षित, अच्छे दिन आएंगे, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ तो लिया, विकास किसका हुआ? आज हर वर्ग परेशान है, किसी वर्ग को भी आप ले लीजिए। और इसीलिए मैं खास तौर पे कहना चाहूंगा
कि जनता को यकीन हो जाए कि आप सुशासन आप इसलिए कर रहे थे कि जनता को यकीन हो जाए कि आप सुशासन और विकास चाहते हैं। लेकिन बिहार चुनाव ने आपकी जो गेम थी, आपका जो मकसद था, उसको उल्टा दिया। बिहार में जब हार चुके चुनाव तो आपके मुद्दे ही बदल गए। पोलराइजेशन करने की कोशिश की, ध्रुवीकरण करने की कोशिश की। तो मेरे ख्याल से ये जो चीजें हो रही है ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। अभी कोई मुझे बता रहा था, प्रधानमंत्री जी वो हाउस में कह रहे थे कि जब मेरे सामने कुछ कोई कह नहीं सकता तो बार बार गुजरात का इश्यूज लाया जाता है और गुजरात पे नजर टिकती है। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहूंगा, गुजरात मॉडल के नाम पे तो आप चुनाव जीते थे, तो गुजरात के मुद्दे या गुजरात के इश्यूज नहीं आएंगे तो कौन सा इश्यू आएगा? खासतौर पे शासन चलाने के जो मुख्य आधार है वो 4 है: अर्थव्यवस्था, विदेश नीति, सुरक्षा और सामाजिक विकास या सामाजिक न्याय। लेकिन आज क्या हो रहा है? अर्थव्यवस्था की जहां तक बात करें, आप जब चाहे जीडीपी के आंकड़ों को बदल सकते हैं, मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अर्थव्यवस्था में वृद्धि नहीं हो रही है, जितनी होनी चाहिए नहीं हो रही है। रुपए की गिरती जो दर है उसके लिए आप डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बदनाम कर रहे थे, उनके मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज तो रुपया बिल्कुल जिसे कहते हैं सबसे निचले स्तर पर है। और एनपीए की बात हो रही है, एनपीए जो 53,000 करोड़ रुपीस थे आज होके एटलीस्ट 3.5 लाख नहीं, नियरली 4 लाख, क्योंकि उसमें यह भी है खासतौर पे स्ट्रेस एसेट जो है वो भी है, नियरर टू दी दिए। तो ये खासतौर पे ये जो चीजें हो रही है उसके प्रति तो कोई ध्यान नहीं दे रहे। और आप बनाने जा रहे हैं कंपनी स्ट्रेस, खास तौर पे जो कंपनी की बात कर रहे हैं एआरसी, एसेट्स रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी, उसमें क्या होगा? उसमें ट्रांसफर करेंगे, सरकार बॉन्ड खरीदेगी। और बीच में तो अफवाह ये भी थी कि जो भी अकाउंट होल्डर्स है उसके पास से 10-10 हजार रुपए उनके अकाउंट से काटे जाएंगे, 15,000 नहीं, वो तो बात कोई और। लेकिन मेरे ख्याल से एक तरफ तो काले धन लाने के लिए बाकी लोगों को पैसे देने की बात हो रही है, यहाँ तो पैसे काटने की बात हो रही है। विदेश नीति आपकी बुरी तरह से असफल रही है, और खास तौर पे पाकिस्तान और नेपाल को लेकर हम बात कर रहे थे। हम जाते हैं, गले मिलते हैं। जब कांग्रेस या यूपीए सरकार बात करती थी तब ये कहा जाता कहते हैं ये तो बिरयानी खा रहे हैं उनके साथ। लेकिन यहाँ तो सीधे सीधे पहुंच गए लाहौर, गले मिले, पता नहीं क्या खाया उसके बारे में मैं नहीं कहना चाहता हूँ। और वो भी ठीक है, बिन बुलाए नहीं बुलाए मैं कहना नहीं चाहता। इसमें तो सांप्रदायिक सद्भाव के खोखले दावों के बावजूद सांप्रदायिक हिंसा में बढ़ोतरी हुई। कम्युनल राइट्स जो है आज बढ़ रहे हैं। आप आंकड़े देखिए, उस दिन होम मिनिस्टर कह रहे थे कि फिगर्स बढ़ते जा रहे हैं, और जिस तरह से वो बात कर रहे हैं कि पता नहीं, वो जवाब उत्तर ये दे रहे थे कि क्योंकि पहले एफआईआर नहीं होते तब एफआईआर होने लगे हैं, उसीलिए उसमें बढ़ोतरी हो रही है। सुरक्षा के मामले में बुरी सरतराफ सफर है, आतंकी हमलों में बढ़ोतरी हुई है। 22 महीने पहले यूपीए की जो पुरानी योजनाएं थी, ठीक है हम ये दावा नहीं करना चाहते, लेकिन आपने कौन सी योजनाएं बनाई? जनधन, जब मैं जनधन का नाम सुनता हूं तो मुझे लगता है डन 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 डन, जैसे कोई बैंड जो कोई बजता है ना, बिना दूल्हे का बैंड जा रहा है, डन 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 डन। और उसकी हालत क्या है? मैं अभी गया था, मेरा एडॉप्टेड विलेज है वहां पे बेड़ियापाड़ा तालुका में और भरूच डिस्ट्रिक्ट में। लोगों से बात की कि कितने पैसे जमा हुए, बोले कुछ पैसे जमा तो हुए हैं। गुलाम नबी जी ने काफी कुछ जो इंटरव्यू से उसकी बातें सुनाई थी, लेकिन हमने जो थोड़े बहुत जमा करे उसमें एक पैसा भी, एक धेला भी एडिशनल नहीं आया। उससे विपरीत खासतौर पे उनके जो इंश्योरेंस के लिए जो पैसे, पॉलिसी के लिए जो देने, वो हमारे पैसे में से काट लिए गए। तो हालत ये है, जनधन की बात कर रहे हैं, इसे टोटली फेलियर। मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, इन्होंने बताया था तो लायन घुर्राते हुए आता है, मोनोग्राम है, जाता है तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये मोनोग्राम नहीं है, ये होलोग्राम है लायन का। और क्या हुआ मेक इन इंडिया का? मैन्युफैक्चरिंग की क्या हालत है? प्रोडक्शन घट रहा है, ग्रोथ है नहीं। सीमेंट इंडस्ट्री की क्या हालत है? स्टील इंडस्ट्री की क्या हालत है? एक्सपोर्ट हमारा घट रहा है। इकोनॉमी जिसे कहते हैं अर्थव्यवस्था बिल्कुल खत्म होने जा रही है। मेक इन इंडिया के तंबू जल गया। स्टार्टअप, इसी पे मैं आ रहा हूँ, स्टार्टअप की बात कर रहे थे। ठीक है, अच्छी बात है, युवाओं को पैसे मिले, ये हो अच्छी बात।
महाराष्ट्र में प्रोग्राम किया, मुंबई में स्टार सप्ताह, तो तंबू ही जल गया। शुरुआत ही ऐसी हुई वहां पे कि पूरा तंबू ही जल गया। ठीक है, तो रुपये का कुदरत का करिश्मा है, उसमें ज्यादा कहना नहीं चाहता। आज स्मार्ट सिटीज की बात हो रही है। व्हाट इज स्मार्ट सिटीज? इतने करोड़ रुपए में एक भी शहर बनने वाला नहीं है। इनकी योजना ये है कि शहर में कुछ इलाके को बिल्डरों के जरिए डेवलप कर दिया जाए और वहां लोकल बॉडीज, म्यूनिसिपैलिटी या पंचायत का कोई से ना हो। तो ये मेरे ख्याल से स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट रियल एस्टेट है। तो एक एस्टेट बनाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा है, प्रोग्राम आपका सफल हो, मुझे खुशी होगी। लेकिन मैं समझता हूं, और एनडीएमसी ने अभी अनाउंस किया था कुछ दिन पहले कि थोड़ी सी बिल्डिंग जो कनॉट प्लेस है वो एरिया में बनाई जाएगी। पता नहीं इसको आप स्मार्ट सिटी कहेंगे या रियल एस्टेट कहेंगे, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अटल पेंशन योजना फॉर इनफॉर्मल वर्कर, आज हालत क्या है? उसमें शर्तें क्या है कि 1000 से 5000 पर मंथ जिनकी एज 60 है, वो जहां तक उसकी मृत्यु हो वहां तक उनको दिए जाएंगे। लेकिन शर्तें क्या लगाई? 20 साल तक कुछ पैसे उनको जमा कराने पड़ेंगे। वो इनफॉर्मल वर्कर 20 साल तक पैसे कहां से जमा कराएगा? और उसके बाद शर्त जो लगाई है कि 6 महीने में अगर पैसे भर नहीं पाए तो उसका जो अकाउंट है फ्रोजन किया जाएगा। अगर 12 महीने में भी अगर नहीं भर पाए तो उसका जो अकाउंट है डीएक्टिवेट किया जाएगा। और 24 महीने तक अगर 2 साल तक अगर पैसे भर नहीं पाए तो अकाउंट क्लोज किया जाएगा। मुझे बताइए, योजना क्या सफल होने वाली है? क्यों अननेसेसरी ऐसी योजनाएं हैं जिसके जनता का और खास तौर पर विश्वास भी चला जाता है? आज इनफॉर्मल वर्कर्स जो है उसके पास है, फिक्स इनकम तो कोई है नहीं, कहां से पैसे लाएंगे, कहां जमा कराएंगे, कैसे होगा, कैसे योजना सफल होगी? मान्यवर, हम पे आरोप लगता है हम संसद चलने नहीं दे रहे, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। लेकिन हम ये मानने के लिए तैयार है कि उनके पास सुसंगत विचारधारा नहीं है। लेकिन ये कतई मानने के लिए तैयार नहीं है कि वे जनतंत्र का अपमान करें। विपक्ष के रूप में हम सरकार का विरोध करते हैं, लेकिन हम राष्ट्र का विरोध नहीं करते। यहां तो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे अगर कोई और एक आवाज उठाई जाए तो उसको कुचलने की कोशिश की जा रही है। और यह हमारा संवैधानिक कर्तव्य है, ये हमें इसके लिए राष्ट्र विरोधी नहीं कह सकते। और उससे आगे चल के मैं कहूंगा, जिस तरह से आज दावे हो रहे हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ लोग सिर्फ झंडे की लंबाई, जो हमारा फ्लैग है, जो तिरंगा है, लंबाई से राष्ट्रवाद को नाप सकते हैं, जबकि हम राष्ट्रवाद को नापते हैं भारत के संविधान में अपनी आस्था और श्रद्धा से। कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारी श्रद्धा है और आस्था है, हम उसे हमारे राष्ट्रवाद को, उनके लिए राष्ट्रवाद सभी आवाजों के लिए एक आवाज हो सकता है। उनके लिए राष्ट्रवाद सभी आवाजों के ऊंचे एक आवाज हो सकता, आवाज को रखना है। हमारे लिए राष्ट्रवाद अधिक से अधिक आवाजों को सुनना है। हम ज्यादा आवाजों को सुनेंगे, वो सिर्फ एक आवाज को सुनते हैं। क्या ये डेमोक्रेसी है? ये जनतंत्र है? ये जनतंत्र का अपमान है। आजादी की लड़ाई के दौरान राष्ट्रवाद को 2 रूप थे। एक रूप यह था कि राष्ट्रवाद मजहब के आधार पर बना था, जिसको एक संगठन और मुस्लिम लीग ने अपनाया। लेकिन दूसरी तरफ दूसरा राष्ट्रवाद था जो भारत की बहुलता के आधार पर खड़ा हुआ था, जिसे कांग्रेस पार्टी ने अपनाया था। तो ये 2 रूप थे। और इसीलिए सत्ताधारी पार्टी से मेरा अनुरोध है कि कम से कम हमें राष्ट्रवाद में सिखाएं। जिसने कुर्बानियां दी, जिसने बलिदान दी, जो शान से कोई मक्तल में चला, वो शान सलामत रहती है। ये जान का जाना कोई खास नहीं, ये जान थानी जानी। इतनी कुर्बानियां दी, इतनी बलिदान दिए, तब आज राष्ट्र एक है और अखंडित है। अंत में मैं महाभारत के एक शांति पर्व से कुछ कोट करना चाहूंगा, उसमें से जिसे राजा के 36 कर्तव्यों की चर्चा की गई है। मैं सिर्फ 3 कर्तव्य जो है राजा के लिए, वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। पहला कर्तव्य यह है, एक राजा को सच्चाई के लिए जरूर लड़ना चाहिए, चाहे उसको अपने आप से ही बहस क्यों न करनी पड़े। दैट इज द फर्स्ट कर्तव्य। दूसरा कर्तव्य यह है कि राष्ट्र की इच्छा राजा की इच्छा से ऊपर रहनी चाहिए। राष्ट्र की इच्छा राजा की इच्छा से ऊपर रहनी चाहिए। यहां तो ये हो रहा है, जो मैं कहूं वही सही, बाकी जो कहे वो गलत। एक ही आवाज सुनाई देती है, यहां पे हम सारी आवाज को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरा जो कर्तव्य है, राजा को ऐसे विचारों और मतों के प्रति भी सहिष्णु होना चाहिए जिससे वो असहमत हो। यहां तो जरा सा भी डिफरेंट वॉइस आ गया, या तो वो राष्ट्र विरोधी हो गया या सिटीजन का केस लगाया गया।
क्या हो क्या रहा है आखिर? क्यों सबके साथ कंसल्ट नहीं किया जाता? क्यों परामर्श किया नहीं जाता? और आखिरी में, क्योंकि प्रधानमंत्री जी गुजरात से हैं, तो गुजरात का एक गीत है, जय जय गरवी गुजरात। उसका एक अनुच्छेद है जिसको मैं कोट करना चाहूंगा, जिसमें बहुलता और अलग अलग मतों को बनाए रखने की महत्ता की बात की गई। आप समझ पाएंगे, जो भी हमारे गुजरात के साथी है, एक दोरो मारी पासे छे, मीन्स ट्रेड, एक दोरो मारी पासे छे, एक दोरो तारी पासे छे, सौ साथे मरी वणीए एक नवी काल ने जे खास छे। इकट्ठे का सोशल फैब्रिक जो है, हमारा जो सामाजिक जो ढांचा है, वो तहस नहस हो रहा है। अगर वो ढांचे को अगर हमें बनाना है, तो आइए इकट्ठे मिलके, आपके हाथ में भी जो दूर है, हमारे हाथ में भी दूर है, मिलके एक ऐसा वातावरण बनाइए खूबसूरत कि जिससे देश को फायदा हो, देश को नुकसान ना हो। आज सामाजिक ताना बाना जिस तरह से तहस नहस हो रहा है, जैसे मैंने कहा, मैं ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैंने जैसे शुरू में कहा, क्योंकि काफी कुछ मुद्दे, काफी कुछ पॉइंट्स यहां पे कहे गए हैं, मैं फिगर्स में भी जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन खास तौर पे एक चीज कहना चाहूंगा कि आज एक माहौल ऐसा है कि जिस माहौल से देश को उठाने की जरूरत है, और वो तभी संभव हो जाएगा, हो सकता है, जब हम मिल के चले। और खास तौर पे आज कॉलिंग अटेंशन में जो बात हो रही थी, किसी का भी हो, चाहे आपका हो चाहे हमारा हो, अगर कोई ऐसी बात करे, कोई ऐसा स्टेटमेंट दे जिससे किसी भी धर्म या मजहब को चोट पहुंचे, ऐसे लोग पर कार्यवाही क्यों नहीं करते? कार्यवाही करनी चाहिए। ये हो नहीं रहा है अनफॉर्चुनेटली। जैसे कठनी और करनी में बहुत फर्क है, यहां कुछ है, यहां कुछ है। तो ये चीजें अगर सारी हम ध्यान में रखेंगे, तो मैं समझता हूं कि जो देश की असली पहचान है, वो हम बना पाएंगे। धन्यवाद।